देखिए कैंप आई थिंक जो भी कंडीशनिंग कैंप लगा आप उसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें अबाउट अराउंड 60 प्लेयर्स हमारे थे, उसमें 58-60 प्लेयर्स थे। वो जितने भी हमारे पोटेंशियल प्लेयर्स थे या परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनको वहाँ पे बुलाया गया था। हमारे जो अच्छी बात थी कि हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, हमारी नेशनल टीम का जो कोचिंग स्टाफ है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर अवेलेबल। तो हमने कहा उनको फ़ायदा हो जाएगा, बच्चों का भी उनके साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगी, तो उस कैंप का काफ़ी हमें फ़ायदा भी हुआ है। अब इस पर एक चीज़ क्लियर है कि ये 33 लड़के आपके सामने आ गए हैं, लेकिन ये हमारी लिमिटेशन नहीं है। आगे चल के क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है इन 33 लड़कों के अलावा भी, या डोमेस्टिक में कोई ऐसा परफॉर्मर हमें नज़र आता है तो दे विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम के अंदर। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये जितने भी लड़के आपको नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्मेंस देख के टीम की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए आपके इनके नाम नज़र आ रहे हैं। वसीम भाई, एक तो शुक्रिया कि काफ़ी अर्से बाद पीसीबी किसी आला अहदेदार का पिंड इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों की भी याद है और हमारे साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। जो आपने कैटेगरीज हमारे सामने रखी, हमने देखा कि एक मूसा खान हैं जिनके पास तीनों कैप्स हैं और काफ़ी अर्से से वो बाहर हैं। उन्होंने वापस गेन किया है और अभी इस कैंप में भी वो बॉलिंग करा रहे हैं। उनको कहीं कंसिडर नहीं किया गया कि उनका क्या फ्यूचर है। दूसरा, रिसेंटली उमरान मलिक जो इंडियन क्रिकेट टीम में कश्मीर से आए हैं, हमारा भी एक कश्मीर का लड़का जो अच्छा परफॉर्म उस इज़ नॉक और तो क्या सलमान इरशाद भी कहीं आपकी कंसिडरेशन में आता है कि किसी इमर्जिंग कैटेगरी में वाइट बॉल वगैरह में उसको कंसिडर किया जाए नियर फ्यूचर में? थैंक यू। देखिए कंसिडरेशन में तो जितने भी लड़के डोमेस्टिक हमारे खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन के अंदर तो आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, परफॉर्मेंसेज बताई, इस तरह इमर्जिंग कैटेगरी में भी आप देखते हैं तो परफॉर्मेंसेज आपकी काउंट होती हैं। जिन लड़कों के आपने नाम लिए हैं अगर वो भी इस लेवल की परफॉर्मेंस देंगे डेफिनेटली वो कंसिडर होंगे। मूसा पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है, चाहे वो सिलेक्शन की है चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अर्न करने की है, कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है, आपकी करंट फॉर्म कैसी जा रही है। तो जो लड़का परफॉर्म करेगा, करंट उसकी फॉर्म अच्छी होगी, तो कोई ऐसा लड़का आपको मिस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मोस्टली आपको सारे परफॉर्मर्स ही नज़र आएंगे। तो गेट्स आर ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स, लेकिन शर्त वही है कि आपकी परफॉर्मेंस और टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए जब वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो आपको इधर स्क्रीन के ऊपर वो भी नजर आएंगे, ठीक है। तो वो अच्छा टैलेंट है, डिफरेंट बॉलर है, वो उनका स्लिंगी एक्शन है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न से वो खेलते हैं। तो जो भी प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्म करेंगे वो कंसिडर होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रीजन्स, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो कराची के, लाहौर के। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड कितना है? हेलो, आ रही मेरी आवाज़? अच्छा, तो मेरी आवाज़ इस तरफ आ रही है। चीफ सेलेक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या पैसे कितने मिल रहे हैं इनको, ABCD? सर मेरा काम है आपको कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स है यहाँ तक बताना। जब एक चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही तो मैं सवाल क्या करूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं? सर पैसों से समझ आपको क्या नहीं समझ आ रही है, आप कुछ नहीं समझाता हूँ आपको। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता था कि इतने लाख है बीके में, वो कितने पता चलेगा? क्यों जी बताया जाता है भाई? अभी रिसेंटली जो BOG की रिलीज है उसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज बताया है। अभी जब मीडिया रिलीज आएगी उसके अंदर जो और इंक्रीजेज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और जब आप सिलेक्शन, जब आप ABCD के कैटेगरी बना रहे हैं उस वक्त आप हमें राइट नाउ इस वक्त फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस वो जो सैलरीज हैं वो हम अनवील नहीं कर रहे, तो इसको आपके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ऑन रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर साहब ये कॉन्फिडेंस और ये क्या कहते हैं आप इसको अंग्रेजी में कि आप इसको खुफिया रख रहे हैं, तो मैं विड्रॉ करता हूँ अपने सवाल से कि मैं फिर ऐसा खुफिया प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 अरब रुपए का अगर बजट देगा और ये भी हमें बताने से गुरेजा है
कि ए बी सी डी कैटेगरी में आप कितने पैसे दे रहे हैं, तो फिर मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं अपना कोई सवाल नहीं करना चाहता। चलें तब मूव ऑन करते हैं। टाइम पीरियड क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? 6 महीने का है, साल का? 1 साल का होता है। उसे भाई आपने डिटेल तो बता दिया असगर अली मुबारक हूँ डेली मेल से। ये बताइए कि अगर कोई प्लेयर की इन केस इंजरीज हो जाती हैं या कोई उसको कुछ और प्रॉब्लम आ जाती हैं, सपोज़ वो टेस्ट पीरियड में एक कैटेगरी में है और उसमें परफॉर्मेंस की जो है आप दूसरी कैटेगरी वाइट बॉल में भी इसको कंसिडर करेंगे, और ये बताना पसंद करेंगे क्या आपके पास मज़ीद कोई ऐसे पूल में प्लेयर मौजूद हैं जो एक कैटेगरी में शिफ्ट हो सके 20 से, और इस तरीके से भी कोई आपने प्लान रखा हुआ है ताकि क्योंकि इन केस ऑफ इंजरी जो आप वहाँ उनको शिफ्टिंग हो सके? देखिए, जैसे शुरू में मैंने इंट्रो में बताया था आपको जो क्राइटेरिया है हमारा, तो ये सारी चीज़ें एवेलुएट होती है एंड ऑफ द सीजन जाके, एंड ऑफ द ईयर जो होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो उसमें सारी चीज़ें एवेलुएट की जाती हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ फिटनेस की आप जो बात कर रहे हैं, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी थी, तो ये एवेलुएशन होती है। और जहाँ तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये लिमिटेशंस नहीं है कि किसी के पास वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन द रेड बॉल क्रिकेट। एट द मोमेंट उनकी परफॉर्मेंस है, जो आगे के हमारे प्लान्स अभी नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने फॉर्मेट वाइज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि वाइट बॉल वाला रेड बॉल में नहीं खेल सकता। इफ नीडेड ही विल बी कंसिडर्ड। जी सर, अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है सेलेक्टर्स के लिए जब बहुत सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हों तो टीम में रखना और अच्छे तरीके से जब परफॉर्मेंस दे रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बाहर रह के फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, जैसे शान मसूद आजकल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। एक तो मेरा ये सवाल है, उसके बारे में बताइए। तो दूसरा, एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसके दिल के मामला बहुत ख़राब है लेकिन अभी वो तंदुरुस्त है, क्या आप समझते हैं कि ऐसा खिलाड़ी जो इस मैच पे चला जाए वो फिर खेल सकता है अगर डॉक्टर कहेंगे कि? आप की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की बात की है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो आपको सारे ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात आ जाती है एक तो फ्यूचर प्लान्स की बात, और साथ में जो स्लॉट्स टीम के अंदर हैं। अभी आपने शान मसूद की बात की है, ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप अगर देखते हैं पाकिस्तान टीम में, इवन इन बोथ फॉर्मेट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको टॉप ऑर्डर में नज़र आ रहा है। तो यही कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता तो वो डिफरेंट एक सिनारियो बन जाता, लेकिन डेफिनेटली वो कंसिडरेशन में है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनका नाम है, टेस्ट टीम के स्क्वाड के अंदर भी मौजूद है। जहाँ तक बात आपने हेल्थ वाइज की है, आबिद अली का शायद आपने जिक्र किया है, तो वो भी आपको नज़र आएंगे इस डी कैटेगरी के अंदर, उनको भी अवार्ड किया गया है। तो एट द मोमेंट वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको क्लियरेंस तो मिल गई है। वो कितनी जल्दी कम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस जाते हैं, टाइम विल टेल अस। देखिए, पहला सवाल आपका ऑफ स्पिन के हवाले से है। एक तो सबसे पहले कि साजिद खान के साथ थोड़ा सा उनके एक्शन के ऊपर अभी काम हो रहा है। कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी उनके एक्शन के अंदर, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा, अगर हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर हमें किस तरह के प्लेयर्स चाहिए, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफर किया है। तो आगा सलमान जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, उनको प्रेफर किया गया कि उनको बैटिंग का एज भी मौजूद है। और दूसरा सवाल आपका था इमामुल हक का। इमामुल हक आपको लास्ट ईयर सी कैटेगरी में नज़र आए थे, वो प्रमोट होकर बी कैटेगरी में आए, तो उनको प्रमोशन हो गया। नहीं, देखें शायद जी 12 महीने है, उसके बाद इवैल्यूएशन होती है आपकी कि आपने अगर दूसरे फॉर्मेट में किसी ने परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यू विल बी कंसीडर फॉर द बोथ फॉर्मेट्स कि यार चलें रेड में ये खेल रहा है लेकिन वाइट में भी इसका केस स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसको वाइट बॉल में भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन 12 महीने के बाद इवैल्यूएशन ये होगी।
दिकी फ्रॉम स्पोर्ट्स 360 यूट्यूब चैनल। वसीम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसा अभी शाहजी ने कहा कि शान मसूद काउंटी सीज़न में पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन स्कोर किए। और उसके अलावा अगर मिडल ऑर्डर की बात, पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मिडल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जहाँ हमने स्ट्रगल की, और ऑब्वियसली अगेंस्ट स्पिनर्स हमारे वो मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में इतने कमज़ोर स्पिनर्स नहीं खेले होंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की कंडीशन में ट्रम्प कार्ड होता है हमारा स्पिनर्स। तो क्या समझते हैं कि ये जो स्पिनिंग अटैक है जिसमें यासिर शाह को कम बैक किया गया है, सलमान अली आका है, नुमान है, ये श्रीलंकन सीरीज़ में हमें मैच जितवा सकेंगे? और हमारी जो आईसीसी की रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, रैंकिंग तो हमारी तीनों फॉर्मेट्स में देखें तो आपको उसमें बेहतरी नज़र आई है। पिछले 6 महीने में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है उसमें। जहाँ तक आपने स्पिन बॉलिंग की बात की है, डेफिनेटली एक ऐसा है डिपार्टमेंट कि जिसमें को मैं पहले भी एडमिट कर चुका हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि वी आर लैकिंग, कि हमें वो टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये कंडीशनिंग कैंप्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं कि नए जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको ग्रूम किया जाए ताकि हमारा थोड़ा सा फ्यूचर और स्क्वेयर हो जाए। और साथ में यासिर शाह, वी आर होपिंग कि वो इंजरी से वापस आए हैं, वो आके हमें कुछ अर्सा जो आगे हमारी सीरीज़ आ रही है एटलीस्ट उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हमारा फोकस है कि आगे चल के हमने स्पिनर्स को डेवलप करना है। सवाल बोल गया आपका। आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? टेस्ट मैचेस की बात? देखें, टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा काफ़ी आपको सेटल एक नज़र आ रहा है मिडल ऑर्डर। आई थिंक एक आध प्लेयर की ये सीरीज़ अच्छी नहीं गई है, बाकी अगर आप देखते हैं तो परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो थोड़ा सा वाइट बॉल का इशू है, लेकिन रेड बॉल में आई थिंक हमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है रेड बॉल के अंदर। वसीम भाई, साद अब्बासी अभी पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही है, उसके बाद नीदरलैंड भी जाना है, और उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड बांग्लादेश से भी खेलना है, इंग्लैंड भी है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आपने ये सोचा कि बैकअप प्लान, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कोई मैन प्लेयर जिस तरह वर्कलोड काफ़ी है लड़कों पे, तो इस हालत में कोई बैकअप प्लान है आपका? देखिए, वर्कलोड की अक्सर बात होती है कि शायद ये लड़के बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं या इनको रेस्ट करवाना चाहिए। ये देखें, ये कितनी आम सी बात नहीं है कि मैं कहता हूँ इसको रेस्ट करवाना चाहिए, या आप सोचें यार इसके 6 मैच हो गए इसको रेस्ट करना। इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है जिसमें कोचेज़ हैं, आपका मेडिकल पैनल है, दे आर मॉनिटरिंग द प्लेयर्स, ठीक है ना। शायद आप वो देखेंगे स्टैट्स नजर आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के 20 मैच इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो जो उसकी डिटेल्स हैं जिस तरह उसको देखा जाता है वो आपको नज़र नहीं आती। वो हमारे जो कोचेज़ हैं और साथ में जो मेडिकल पैनल है वो उसको देखते हैं कि इन बिटवीन गैप कितना है, ऑन द डे उसने बॉलिंग कितनी की, रिकवरी का टाइम उसको कितना मिला। तो ये पूरा प्रोसेस एक फॉलो किया जा रहा है, तो रैंडमली नहीं कि बस जो है जितने मैचेस वो खेली जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमारी नज़र है। बाकी जो पूल ऑफ हमारा प्लेयर्स है वो ऑलमोस्ट आपके सामने है, हर बंदे का हमारे पास तकरीबन आपको एक वो जो है रिप्लेसमेंट वो आपको नज़र आती है। वसीम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सरफराज अहमद साहब ने 2019 के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, तो उनको कैटेगरी डी आपने दी हुई है, तो ये किस बेस पर, इसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा? देखें, रेड बॉल में अगर आप देखते हैं तो विकेट कीपिंग, अगर इस टाइम पे टॉप 2 विकेट कीपर अगर आप देखते हैं जी कि हमारी रेड बॉल के या लॉन्गर वर्जन के कौन से हैं, तो आप भी यही कहेंगे कि रिजवान एंड सरफराज एट द मोमेंट। बाकी जहाँ तक आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी उन चीज़ों पे सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस तरह की कोई रेडी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है जो कि टेस्ट मैच का प्रेशर ले सके, 5 दिन कीपिंग कर सके, लंबी बैटिंग कर सके, ओवरसीज जाके मैचेस खेल सके। सो अभी हम वो देख रहे हैं आगे के प्लान, लेकिन एट द मोमेंट हमारी जो टॉप बेस्ट 2 विकेट कीपर्स हैं आपको वही स्क्वाड के अंदर नजर आए हैं, उसी बेस के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। थैंक यू सो मच जी आप सबका। थैंक यू वसीम साहब। Gracias.